हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 जिसमें उपाधियों का अंत अर्थात अबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बताया गया है के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे कि उपाधियों का अंत क्या है, इसका राज्य के नागरिकों के लिए क्या महत्व है और अनुच्छेद 18 में जो उपाधियों का अंत बताया गया है या बताया गया है वो राज्य को किस तरीके से संविधान द्वारा निर्देशित किया गया है। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में यह निर्देशित किया गया कि राज्य अपने नागरिकों को केवल दो क्षेत्रों में ही उपाधियां प्रदान कर सकता है, सेना के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के तौर पर एवं राज्य के नागरिकों के द्वारा विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि अर्जित करने पर। अब यहाँ पे यह देखना होता है कि वो उपलब्धि जो राज्य के नागरिक ने अर्जित की है वो राष्ट्र के हित को किस स्तर तक साधती है, तक राष्ट्र के हित को किस स्तर तक समाहित किए हुए है। क्योंकि कोई भी उपलब्धि नागरिक विशेष की जहाँ स्वयं अर्जित क्षमताओं का परिणाम होती है, वहीं उसमें राज्य के हित के नागरिक के हित के साथ साथ राष्ट्रीय हित भी समाहित होना अनिवार्य होता है। तो इस तरीके से जब नागरिक विशेष उपलब्धि विशेष अर्जित कौशल क्षमताओं के साथ प्राप्त करता है, तो ऐसे समय में उसको राज्य द्वारा उपलब्ध दो क्षेत्रों में पुरस्कृत किया जाता है, सेना एवं विद्या के क्षेत्र में। परंतु अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियां देने के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 राज्य को प्रतिबंधित करता है अर्थात राज्य को यह निर्देशित करता है कि राज्य केवल दो क्षेत्रों में ही नागरिकों को उपलब्धि देने के योग्य है या दे सकता है, अन्य क्षेत्रों में नहीं। दोस्तों, वहीं इसका भाग 2 यह निर्देशित करता है कि भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से या विदेशों से कोई भी पुरस्कार एवं उपाधि अर्थात कोई भी उपाधि बिना राष्ट्रपति की सहमति के प्राप्त नहीं कर सकता या स्वीकार नहीं कर सकता है। भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि बिना राष्ट्रपति की सहमति के स्वीकार नहीं कर सकता है। तो इसके निहितार्थ एवं तात्पर्य यह है कि भारत का अगर कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण करता है तो उसमें राष्ट्रपति द्वारा उस उपाधि के निहितार्थों को परीक्षाधीन किया जाता है अर्थात उसका निरीक्षण किया जाता है कि यह देखा जाता है कि वह उपाधि जो उस नागरिक विशेष को दी जा रही है या उसको प्रदान की जा रही है उसके विशेष योगदान के लिए उस राज्य में कहीं भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता, निष्ठा एवं संपूर्ण भारत के स्वरूप के अस्तित्व को कहीं प्रभावित नकारात्मक रूप से प्रभावित तो नहीं कर रही है, इसलिए उसको राष्ट्रपति द्वारा परीक्षाधीन किया जाता है। हम ये देखते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक अर्थात भारत का प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति है वो उसका निरीक्षण करता है, उसके संपूर्ण आयामों को समझने के बाद उस पुरस्कार को स्वीकार्यता प्रदान करता है या अस्वीकार्यता प्रदान करता है। ऐसा इसलिए किया जाता है दोस्तों क्योंकि भारत का नागरिक होने के नाते जहाँ संविधान के प्रति नैतिक, बौद्धिक, कानूनी रूप से निष्ठावान है, वहीं उसके इस निष्ठावान होने के पीछे उसका एक अपना कर्तव्य बोध, दायित्व बोध एवं अधिकार बोध भी है। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति विशेष को उसके भारत का नागरिक बनाते हैं तो सिर्फ नागरिक नहीं बनाते हैं, बल्कि उसको संपूर्ण भारतीय व्यवस्थाओं के प्रति उसका एक समर्पण, उसको एक निष्ठावान व्यक्ति के रूप में तैयार करते हैं, निष्ठावान नागरिक के रूप में तैयार करते हैं, ताकि भारतीय व्यवस्थाओं में वो चुनौती न बनते हुए उसमें सहयोगी बने। इसलिए यहाँ पे जब भारतीय नागरिक को कोई विदेशी उपाधि प्रदान की जाती है तो उससे पूर्व राष्ट्रपति द्वारा उसका निरीक्षण किया जाता है और यही निरीक्षण साबित करता है कि वह नागरिक या उस नागरिक द्वारा प्राप्त की गई वह उपाधि भारत के लिए किस रूप में सहयोगपूर्ण है, कहीं नकारात्मक रूप से भारतीय व्यवस्था को या भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को प्रभावित तो नहीं करती है। अगर प्रभावित करती है तो राष्ट्रपति द्वारा उसको वहीं पर रोक दिया जाएगा। क्योंकि किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा जब कोई पद एवं कोई उपाधि ग्रहण की जाती है तो उसका राष्ट्रपति पूर्व में ही परीक्षाधीन एवं निरीक्षण करता है। वो यह जानने के लिए निरीक्षण किया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि क्या वह उपाधि भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था को चुनौती तो नहीं दे रही है। अगर वह भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था को चुनौती दे रही है तो उस उपाधि को प्राप्त करने से पूर्व ही रोका जाता है। क्योंकि कोई भी पद विशेष एवं उपाधि अगर भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देती है तो उसको प्राप्त नहीं करने दिया जाएगा। क्योंकि कोई भी पद मात्र पद नहीं होता है, पद के साथ उसका प्रभाव, उसका सामर्थ्य एवं उसका कार्य क्षेत्र जुड़ा होता है। उस पद का प्रभाव, उस पद में निहित सामर्थ्य एवं उस पद में निहित कार्य क्षेत्र अगर भारतीय व्यवस्था को लेस मात्र भी प्रभावित कर रहा है तो ऐसे समय में उस पद को प्राप्त करने से पूर्व ही राष्ट्रपति या हम कह सकते हैं कि उस उपाधि को प्राप्त करने से पूर्व ही राष्ट्रपति उस नागरिक को रोकता है
ताकि हम भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को संरक्षित, सुरक्षित एवं सामर्थ्यवान बना सकें। क्योंकि दोस्तों हमारा देश प्रजातांत्रिक है और एक प्रजातांत्रिक देश होने के नाते हमने जो व्यवस्थाएं स्थापित की हैं, संविधान में निहित जो व्यवस्थाएं हमने स्थापित की हैं, उनमें हमने व्यक्ति विशेष के प्रभाव क्षेत्र को स्वीकार ही नहीं किया है, अर्थात उसको नकारात्मक रूप से स्वीकार किया है। और यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति विशेष अपने पद के साथ कोई नकारात्मक प्रभाव लेके भारतीय व्यवस्था से जुड़ता है, तो ऐसे समय में हमने सिर्फ उस व्यक्ति विशेष के उस पद को प्राप्त करने से पूर्व ही रोक लेते हैं जो भारत का नागरिक है, वरन उस प्रभाव क्षेत्र, उस नकारात्मकता को भी रोकने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हम भारतीय व्यवस्थाओं में हमने लोकतांत्रिक स्वरूप को अपनाया है और यही लोकतांत्रिक स्वरूप दर्शाता है कि हम बाह्य किसी भी नकारात्मक प्रभाव को भारतीय व्यवस्थाओं के साथ नहीं जुड़ने देंगे। दोस्तों यही कारण है कि हमने भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में या भारतीय लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था में हमने किसी व्यक्तिगत प्रभाव या व्यक्तिगत उपाधियों को स्वीकार नहीं किया है। क्योंकि जब व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति को उपाधि दी जाती है और उस उपाधि में अगर कोई नकारात्मकता छुपी हुई है जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को चोट पहुंचा रही है या लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती दे रही है या भारत में निहित प्रजातांत्रिक किसी भी व्यवस्था को चुनौती दे रही है, तो हम उसको सिरे से नकारते हैं। क्योंकि हमने लोकतंत्र में सर्वोच्चता, स्वीकार्यता एवं लोकप्रियता को अपनाया है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के पद के प्रभाव या किसी व्यक्ति वर्ग विशेष को हमने किसी वर्ग विशेष में निहित पद के प्रभाव से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए, ऐसा हमने नहीं अपनाया। क्योंकि कोई भी नागरिक अगर कोई ऐसा पद प्राप्त करता है जो भारत के लोकतंत्र के साथ साथ भारतीय नागरिकों को, भारतीय व्यवस्थाओं को एवं भारतीय संविधान को चुनौती देता है, तो संविधान उस पद में निहित प्रभाव को एवं उस पद को प्राप्त करने से पूर्व ही व्यक्ति को रोक लेता है या नागरिक को रोकता है। यही हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की एक खूबसूरती भी है कि हम नागरिक के उत्थान के लिए प्रत्येक कार्य को अंजाम देते हैं, नागरिक के उत्थान के लिए व्यवस्थाओं के साथ उसको जोड़ते हैं। परंतु अगर नागरिक नकारात्मक रूप से अपना उत्थान कर रहा है और देश को चुनौती दे रहा है या देश की व्यवस्थाओं को चुनौती दे रहा है, तो ऐसे समय में हम नागरिक को उस पद को प्राप्त करने से पूर्व ही रोकते हैं। दोस्तों अगर हम वहीं इंग्लैंड की राजतांत्रिक व्यवस्था को समझने की कोशिश करें तो वहाँ पे राजतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की उपाधियाँ प्रदान की जाती हैं। ये उपाधियाँ न सिर्फ व्यक्तिगत प्रभाव रखती हैं, बल्कि इन उपाधियों को धारण करने वाला व्यक्ति भी एक स्वयं का प्रभाव क्षेत्र रखता है। इन उपाधियों में बेरन, लॉर्ड, ड्यूक, नाइट आदि की उपाधियाँ दी जाती हैं, जो उपाधियाँ व्यक्तिगत प्रभाव क्षेत्र रखती हैं और इन व्यक्तिगत प्रभाव क्षेत्रों के साथ साथ ये समाज में अपना भी एक विशेष स्थान रखती हैं। दोस्तों ऐसी उपाधियाँ जो व्यक्तिगत प्रभाव क्षेत्र रखती हैं, जैसे हमने बताया कि नाइक, ड्यूक, इस तरीके की जो उपाधियाँ दी जाती है, जहाँ ये व्यक्तिगत प्रभाव क्षेत्र रखते हैं वहीं ये समानांतर शक्ति की स्थापना करती हैं, अर्थात समानांतर प्रभाव क्षेत्र की स्थापना करती हैं। और जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्पष्टतः चुनौती है कि अगर कोई व्यक्ति विशेष एक पद रख रहा है, उस पद के साथ साथ वो एक लोकतंत्र के समानांतर एक प्रभाव क्षेत्र को स्थापित कर रहा है, तो यही समानांतर प्रभाव क्षेत्र जो होता है वो लोकतंत्र को स्पष्टतः चुनौती होता है। क्योंकि उस समानांतर प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शक्ति, पद, दायित्व जो होता है वो लोकतंत्र को अपने पद के अनुरूप चुनौती दे रहा होता है। क्योंकि अगर कोई भी पद लोकतांत्रिक प्रक्रिया से न जन्मा हो, अगर कोई पद लोकतांत्रिक प्रक्रिया से न जन्मा हो, तो वह स्वयं या स्वतः ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देता है, क्योंकि उसके पश्चात वह लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकता है। दोस्तों जैसा कि हम देखते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में हिज हाइनेस, राजा, दीवान, बहादुर, राय बहादुर आदि प्रकार की उपाधियां प्रदान की जाती थी। इसी प्रकार की अन्य उपाधियां भी दी जाती थी, जिसमें कुछ आनुवंशिक उपाधियां भी थी, अर्थात व्यक्ति वंश जन्म लेने के तदुपरांत या जन्म लेने के उपरांत ही वो उपाधियां ग्रहण कर लेता था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये उपाधियां उस व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ जाती थी और जुड़ने के साथ ही एक अपना प्रभाव क्षेत्र स्थापित कर लेती थी। और यही प्रभाव क्षेत्र भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अनुच्छेद 14 में निहित समानता के अधिकार को चुनौती देता है। क्योंकि जब कोई उपाधि किसी व्यक्ति विशेष से उसके जन्म के साथ ही जुड़ जाती है और उस जन्म के साथ जुड़ने के साथ साथ उस व्यक्ति विशेष में एक प्रभाव क्षेत्र को जन्म देती है और यह प्रभाव क्षेत्र अगर नकारात्मक है और जो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देता है, तो कहीं ना कहीं स्पष्टतः यह अस्वीकार्य है हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में। इसीलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 इस तरीके की समस्त उपाधियों का निषेध करता है, अर्थात उनको अस्वीकार्य मानता है।
क्योंकि हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत ही अनुच्छेद 14 को भी अप्लाई कर रहे होते हैं, समानता के अधिकार को। उपाधियों का अंत का ही तात्पर्य है कि हम नागरिक को समान करने के लिए अनुच्छेद 18 को हमने भारतीय संविधान में स्थापित किया हुआ है, ताकि भारतीय नागरिकों के मध्य स्थित वर्ग भेद, विभिन्न प्रकार की असमानताओं को हम कह सकते हैं कि उनको खत्म किया जा सके, उनको उनके मूल में ही खत्म किया जा सके, ताकि हम एक समतामूलक समाज की स्थापना कर सके और जो भारतीय संविधान की परिधि में संरक्षित एवं फलीभूत हो। दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा गहराई में जाके अगर देखें या सोचने की कोशिश करें तो कोई भी पद एवं उपाधि एक प्रभाव क्षेत्र रखता है। एक प्रभाव क्षेत्र जो होता है वो एक बल से जुड़ा होता है, अर्थात प्रभाव क्षेत्र का जन्म ही एक बल से होता है, अर्थात बल जो होता है वो आदेश को जन्म देता है। उदाहरण के लिए हमने किसी व्यक्ति को एक उपाधि दी तो उस उपाधि के पीछे एक प्रभाव क्षेत्र होगा, उस प्रभाव क्षेत्र के पीछे एक बल होगा और यह बल एक आदेश को जन्म देता है। अगर यह आदेश लोकतांत्रिक व्यवस्था से न जन्मा हो या लोकतांत्रिक व्यवस्था से न निकला हो तो यह स्वयं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए, लोकतंत्र के लिए चुनौती होता है। इन्हीं समस्त प्रभावों का हमने सर्वज्ञ आकलन करके, अर्थात भारतीय संविधान विदों ने सर्वज्ञ आकलन करने के तदुपरांत ही हमने उपाधियों का प्रतिषेध किया, क्योंकि हमने ये देखा कि विभिन्न प्रकार की उपाधियां जो अपने क्षेत्र में अपने स्तर से एक प्रभाव क्षेत्र रखते हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली में अगर नकारात्मकता समाहित है और यह नकारात्मकता अगर समाज में कोई वर्ग विभेद या समानांतर शक्ति की स्थापना करती है तो हमने इन उपाधियों को शुरू से ही नकारा है। और यही भारतीय संविधान की अनुच्छेद 18 में निहित उपाधियों के अंत में समाहित एक समानता की, हम कह सकते हैं कि स्थापना करता है, अर्थात हम नागरिकों के मध्य वर्ग विभेद को मिटाने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा वर्ग विभेद जो असमानता को जन्म देता है, जो राज्य के नागरिकों को विभिन्न स्तरों से नकारता है, राज्य के नागरिकों में असमानता को जन्म देने का प्रयास करता है, हमने उसको सिरे से नकारा है। परंतु सेना एवं विद्या संबंधी सम्मान दिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए सेना से संबंधित परमवीर चक्र, महावीर चक्र, विद्या से संबंधित PhD, MA, MPhil, MSc, क्योंकि ये सारी डिग्रियां हैं और ये डिग्रियां ये न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ी हुई हैं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि से जुड़ी हुई है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो अर्जित विशेष उपलब्धि किसी नागरिक विशेष ने की है तो वो नागरिक विशेष की, जहाँ हम कह सकते हैं कि एक व्यक्तिगत संपदा है, लेकिन उस व्यक्तिगत संपदा में भी राष्ट्रीय हित समाहित है। इसलिए हमने शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली उपाधियों को सर्वस्वीकार्य रूप से अपनाया हुआ है। वहीं कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि बिना राष्ट्रपति की सहमति के स्वीकार नहीं कर सकता, अर्थात कोई भी उपाधि अगर वो विदेशी राज्य से प्राप्त करता है या विदेशी राज्य से प्राप्त करने के योग्य है, उसने कोई विशेष योगदान दिया है तो उसमें भी यह देखा जाएगा कि उस उपाधि के प्राप्त करने के उपरांत भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को वह उपाधि किस तरीके से सहयोगी होगी या किस तरीके से प्रभावित करेगी। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण करता है तो ग्रहण से पूर्व ही राष्ट्रपति जब उसका परिवीक्षाधीन करता है तो वो यही जानने की कोशिश की जाती है कि भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यह सहयोगी होगी ये उपाधि या नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। अगर वह नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी यह जान पड़ता है तो उस उपाधि को प्राप्त करने से ही पूर्व उस नागरिक को रोका जाता है। वहीं वर्ष 1954 में भारत सरकार ने कुछ सम्मान प्राप्त किए थे, सम्मान देने की शुरुआत की थी, जिसमें कुछ प्रशस्ति पत्र के साथ, मेडल के साथ कुछ प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते थे, अर्थात मेडल एवं सम्मान दिया जाता था। जब हम वर्ष 1954 में जहाँ मेडल के साथ उनको प्रमाण पत्र दिया जाता था तो इन सम्मानों को हमने 4 वर्गों में विभाजित किया था, अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं भारत रत्न। क्योंकि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री एवं पद्म विभूषण जो ये 4 सम्मान थे, ये भारतीय नागरिकों के द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में विशेष कला के द्वारा, विशेष ज्ञान के द्वारा, विशेष अनुभव के द्वारा अर्जित विशेष योग्यताओं के द्वारा भारत के लिए योगदान देना समाहित था। अर्थात भारत रत्न जहाँ कला, साहित्य, विज्ञान में सर्वोत्कृष्ट सेवा देने के लिए प्रदान किया जाता था, वहीं पद्म भूषण, पद्म विभूषण एवं पद्मश्री अन्य क्षेत्रों में नागरिक द्वारा विशेष योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है, ताकि हम नागरिक के द्वारा दिए गए विशेष योगदान के द्वारा उस समाज का, उस राष्ट्र का, उस राज्य विशेष का उत्थान कर रहे हैं या उत्थान को प्रदर्शित करते हैं। वहीं वर्ष 1977 में मोरारजी देसाई द्वारा, जो जनता पार्टी की सरकार के द्वारा नेतृत्व करते थे या जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इन पुरस्कारों को निरस्त कर दिया था, इनको समाप्त कर दिया। परंतु वर्ष 1980 में
श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इन पुरस्कारों को पुनः स्थापित किया गया या पुनः दोबारा से शुरू किया गया। वहीं बाद में जब इन पुरस्कारों की विधि मान्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनमें निरीक्षण करते हुए राघवन बनाम भारत संघ बाद में इसका निरीक्षण किया गया, अर्थात यह जानने की कोशिश की कि इन पुरस्कारों को विधि मान्य स्वरूप में विधि के अनुसार स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। तत्पश्चात सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय पर पहुंचा कि बालाजी बनाम भारत संघ वाद के अंतर्गत उन्होंने यह निर्णय सुनाया कि अनुच्छेद 18 के अंतर्गत वे सारी उपाधियां अस्वीकार्य हैं या संविधान उन सारी उपाधियों को अस्वीकार करता है जो आनुवंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और जिनको आनुवंशिक रूप से मिलती है, अर्थात जिन उपाधियों को प्राप्त जन्म के बाद प्राप्त करने के लिए कोई विशेष कार्य नहीं करना पड़ता है, उन उपाधियों को भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह भारतीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने निर्णय में सुनाया गया। बालाजी बनाम भारत संघवाद में यह बताया कि अनुच्छेद 18 उन सारी उपाधियों का प्रतिषेध करेगा जो आनुवंशिक है। इसी के अनुसार जो बालाजी बनाम भारत संघवाद का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, इसी निर्णय के अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक अपने नाम के आगे एवं पीछे कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता, अर्थात उसको कोई भी उपाधि जो उसको दी गई है वो अपने नाम के आगे एवं पीछे प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी उपाधि जो होती है एक सम्मान होता है, एक प्रभाव क्षेत्र होता है, एक विशेष क्षेत्र में अर्जित योग्यता होती है। अगर व्यक्ति उस उपाधि को अपने नाम के आगे पीछे यूज करता है तो अगर उससे नकारात्मक प्रभाव भारतीय सामाजिक व्यवस्था में पड़ता है तो इसीलिए हमने उसको अस्वीकार किया हुआ है। दोस्तों, अगर हम संपूर्ण सार स्वरूप में इसको जानने की कोशिश करेंगे तो हम राज्य, नागरिक एवं देश को संतुलित करने के लिए, उसमें एक लोकतांत्रिक संतुलन स्थापित करने के लिए ही उपाधियां प्रदान करते हैं, न कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव क्षेत्र को स्थापित करने के लिए। अर्थात हमारे द्वारा दी गई उपाधियां किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव क्षेत्र को स्थापित ना करें, बल्कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति, नागरिक एवं देश के मध्य नागरिक, राज्य एवं देश के मध्य एक संतुलन स्थापित करें। इस संतुलन हेतु ही हम उपाधियां प्रदान करते हैं। इसीलिए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत अर्थात अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। वह यह बताता है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही पदों को स्वीकार करेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही उपाधियों को स्वीकार करेंगे जो लोकतंत्र के अनुरूप हों, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप हों, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को व्यवस्थाओं में संतुलन स्थापित करने में सहायक हों। क्योंकि कोई भी पद अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से जन्मा है तो वो लोकतंत्र में असंतुलन एवं असमानता को जन्म नहीं देता है, बल्कि संतुलन एवं समानता की स्थापना करता है और साथ ही असमानता की खाइयों को पाटने का प्रयास करता है। तो इसीलिए हमने भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में वे पद स्वीकार किए हैं जो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप हो, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप स्वीकार्य हो और नागरिकों के संपूर्ण हितार्थ प्रयोग किए जा सके। इसी के परिणाम स्वरूप हमने उन पुरस्कारों को, उन उपाधियों को, उन पदों को, उन व्यवस्थाओं को स्वीकार किया है जिनका जन्म ही लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अनुरूप होता हो या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। तो दोस्तों, हमने भारतीय संविधान में निहित अनुच्छेद 18 अर्थात जो उपाधियों के अंत के बारे में बताता है को संपूर्ण स्वरूप में जानने की कोशिश की कि हम भारतीय व्यवस्थाओं के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए और भारत देश के लिए हम उन उपाधियों को स्वीकार करते हैं, उन पदों को स्वीकार करते हैं जो भारतीय लोकतांत्रिक एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप हो, उसमें सहायक हो, उसके संवर्धन में सहायक हो, उसके विकास में सहायक हो और साथ ही नागरिकों के सर्वांगीण विकास में सहायक हो। अगर कोई भी व्यवस्था, कोई भी पद, कोई भी उपाधि, कोई भी पुरस्कार अगर भारतीय व्यवस्थाओं को नकारात्मक रूप से चोट पहुंचाता है या नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है तो हम उसको प्राप्त करने से पूर्व ही नागरिक को रोक देते हैं, अर्थात उसका परीक्षाधीन किया जाता है, उसका निरीक्षण किया जाता है। और यही निरीक्षण यह दिखाता है कि हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हम नागरिक, राज्य और देश के मध्य किस तरीके से एक सुसंतुलन स्थापित करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से एक हम कह सकते हैं कि स्वीकार्य संतुलन स्थापित करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम अंततः नागरिक के विकास को महत्वपूर्ण मानते हैं और नागरिक के विकास को ही अंततः हम कह सकते हैं कि सर्वांगीण मानते हैं। इसीलिए हमने अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है और उसके अनुरूप ही हमने भारतीय व्यवस्थाओं को ढाला है। आई होप दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए सहयोगपूर्ण रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।